नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम संवैधानिक विकास देखेंगे। यह संवैधानिक विकास क्राउन के अंतर्गत कैसे हुआ है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत किस तरह से यह शासन किया जाता था और किस किस तरह से कौन कौन से प्रोविज़न आए थे, कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए हैं, वह हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 की पृष्ठभूमि को अगर हम देखना चाहें तो 1857 की क्रांति हुई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। इस समय पर 1857 की क्रांति हुई और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में एक व्यापक क्रांति की बात की गई और व्यापक असंतोष यहाँ पर देखा गया भारतीय जनता में। और क्रांति संगठित रूप से हुई काफ़ी कुछ और काफ़ी बड़ी क्रांति थी और काफ़ी कुछ सफलताएं भी मिली। कोई कहता है कि असफल क्रांति थी, कोई कहता है सफल है, लेकिन हम तो राष्ट्रवादी हैं और हम देखते हैं कि हमारी तो क्रांति ये सफल ही रही थी। और इसने चाहे उस रूप में सफल नहीं रही हो कि सत्ता को खदेड़ दिया हो, लेकिन इसने काफ़ी व्यापक पृष्ठभूमि रख दी थी भारतीयों के मन में कि अगर भारतीय भी अगर संगठित हो सकें तो वह अपने शासन की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ से संवैधानिक विकास हुआ, तो वह संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने प्रावधान किया कि भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के नाम पर शासन किया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश किंग या क्वीन के नाम पर शासित किया जाएगा। और यह शासित कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार शासित करेगी इसको। तो कहने का सेंस है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो गया? डायरेक्ट कंट्रोल हो गया क्राउन का और ब्रिटिश सरकार का। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा शुरू की गई द्वैध सरकार को भी समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि ज्वाइंट गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी, जिसमें राजनीतिक कार्य कौन देखता था? राजनीतिक कार्य देखता था राजनीतिक जो कार्य देखे जाते थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के देखे जाते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल सरकार को रिपोर्टिंग करता था। तो एक तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में जो राजनीतिक कार्य दिए गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कमर्शियल जो कार्य दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, तो एक तरह से द्वैध सरकार की जो स्थापना हुई थी तो वह द्वैध शासन या द्वैध सरकार समाप्त कर दी गई। अब कोई द्वैध सरकार नहीं थी बल्कि एक ही सरकार थी और वह थी क्राउन की सरकार। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को वापस ले लिया गया। सरकारी सेवाओं में भारतीयों को भी अवसर दिए गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था और ब्रिटिश साम्राज्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को विस्तारित करने का कार्य किया था। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जिन राजाओं के संतान नहीं होती थी, उनके पुत्र नहीं होते थे, उनको ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश शासन में उसको मिला लिया जाता था और ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अब समाप्त कर दिया गया 1858 के अधिनियम को, जिसे डलहौजी ने प्रारंभ किया था। सरकारी सेवाओं में भारतीयों को भी अवसर दिए गए। इसने गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में बदल दिया। तो जो गवर्नर जनरल होता था वो कहीं ना कहीं एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से बात आती थी, कंपनी का इसमें एक तरह से प्रतिनिधित्व दिखाई देता था। तो अब गवर्नर जनरल को ऐसा रूप दिया गया कि वो वायसराय या क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करने लगा। तो वायसराय का क्या? क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से। तो इसे क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसे कार्य या प्रशासनिक कार्य देखता था। इसने गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के रूप में बदल दिया। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। इसने भारतीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार 15 सदस्यीय परिषद को भारत सचिव की सहायता से, किसकी सहायता से? 15 सदस्यीय परिषद जो होती थी उसको भारत सचिव की सहायता के लिए सृजित किया। जो भारत सचिव होता था उसे 15 सदस्यीय परिषद सहायता करती थी। भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, अर्थात जो ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मंत्री होता था और उसे भारत सचिव का नाम दे दिया गया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होता था। जैसे आप भारत में देखते हैं कि मंत्रिपरिषद होती है और उसका एक एक मंत्री जिम्मेदार होता है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो उसी तरह से ब्रिटिश जो कैबिनेट होती थी, तो ब्रिटिश कैबिनेट का जो सदस्य होता था भारत सचिव, उसे अब ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होता था और 15 सदस्य उसकी सहायता के लिए जो काउंसिल थी उसे सृजित किया गया। भारत सचिव भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच संचार का चैनल बन गया। तो एक तरह से भारत सचिव होता था वह भारत और ब्रिटिश सरकार के बीच में एक तरह से संचार एक तरह से होता था, कम्युनिकेशन का एक चैनल बन गया था। अर्थात गवर्नर जनरल क्या करता था? भारत सचिव को रिपोर्टिंग करता था और भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यह इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आखिरकार भारत का प्रशासन शासन किस तरह से चल रहा है। इसके अलावा
ये प्रोविज़न इस तरह से थे, ये हमने देख लिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 के मुख्य रूप से प्रावधान यही थे। अब हम देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 इसके प्रावधान क्या थे उनको भी हम समझ लेते हैं स्पष्ट रूप से। इसने भारत की कार्यकारी परिषद को विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, यहाँ से आ गया, भारत की कार्यकारी परिषद को विभागीय प्रणाली पर आधारित कैबिनेट के रूप में रूपांतरित कर दिया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों को बहाल किया। जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास और बम्बई की जो विधायी शक्तियाँ होती थी, उनको 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा उनसे जो छीन ली गई थी, तो इसे अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया। अर्थात बम्बई और मद्रास में भी क्या होती थी कि विधायी कार्य किए जा सकते थे, नियम कानून बनाए जा सकते थे। गवर्नर जनरल को पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करने और अध्यादेश जारी करने का अब यहाँ से अधिकार मिल गया, जो 6 महीने तक लागू रह सकता था। अध्यादेश 6 महीने तक लागू रह सकता था। आपको भी बताया गया अभी भी अध्यादेश होता है तो उसका भी वही भी 6 महीने तक अस्तित्व में रह सकता है। तो गवर्नर जनरल को पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, जो 6 महीने तक अस्तित्व में रह सकता था, लागू रह सकता था। पहली बार भारतीयों को, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन दिखाई देता है, प्रीलिम्स में भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी, पूरा भारत परिषद अधिनियम तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में स्थान दिया गया। तो यहाँ से कहते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एक तरह से एक नाम मात्र सही, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से एक तरह से हो गई थी। पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए जाना जाता है, विभागीय प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में स्थान दिया गया भारतीयों को, तो इसके लिए भी इसे इंपॉर्टेंट रूप से जाना जाता है। इस विधान परिषद में पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। शुरुआत में 3 सदस्यों को नामित किया था। तो पहली बार भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में वायसराय की विधान परिषद में स्थान दिया गया। और कौन कौन थे? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो इस तरह से हमने देखी है। इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू फंक्शन एज ए कैबिनेट रन ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्या था कि 6 महीने तक अध्यादेश अस्तित्व में रह सकता था। और इसके अलावा मद्रास और बम्बई की जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती थी, द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे विच वर टेकन फ्रॉम द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 को अगर देखें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 was passed by the British Parliament to increase the size of legislative council। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाने के लिए इसको पारित किया गया था। और इससे बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ से एक तरह से शुरुआत हुई। हालांकि 1861 से एक तरह से रिप्रेजेंटेशन की नींव पड़ी, लेकिन यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। विधान परिषद की शक्तियाँ बढ़ाई गई। अब सदस्य बिना मतदान के बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। जो मतदान का अधिकार आगे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। मतलब बजट पर चर्चा कर सकते थे। अब सदस्य बिना मतदान के बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। तो एक तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा, जवाब दिया तो दिया किसी संबंधित व्यक्ति ने, और जो भी जवाब दिया उससे संतुष्ट हो या संतुष्ट हो, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते आप। इसके अलावा क्या था कि आपको क्या है, पूछ तो सकते हो लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकते, मतदान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो एक तरह से नाम मात्र का ही था, जो भी था नाम मात्र का ही मिला। विधान परिषदों की शक्तियाँ बढ़ाई गई, लेकिन मतदान नहीं था और प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न। तो एक तरह से आप बजट पर चर्चा कर सकते थे। तो बजट पर चर्चा करने से क्या होता है, लेकिन फिर भी एक तरह से शक्ति तो मिल गई, बजट पर चर्चा करते थे। तो ये यहाँ पर अपने आप में कई स्टेटमेंट दिए जाते थे, कई बातें की जाती थी। तो वहाँ से एक तरह से चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण निकल कर आती थी। परिषद के सदस्यों को चुनाव करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। जो परिषद के जो सदस्य होते थे उनका चुनाव होगा तो वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहाँ से शुरुआत हो गई थी, परिषद के सदस्यों को चुनाव। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब हम देख लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एकदम इसका एक एक प्रोविजन को अच्छे से याद रख लेना जरूरी है।
तो भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान देख लीजिए। तो उस समय पर प्रधानमंत्री थे हेनरी कैंपबेल। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन थे इस समय पर, तो हेनरी कैंपबेल थे 1905 से 1908 तक। भारत सचिव कौन थे? जॉन मार्ले। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। 1905 से 10 तक, 1905 से 10 तक वायसराय का भी कार्यकाल था और भारत सचिव का भी था। और प्रधानमंत्री कौन थे? हेनरी कैंपबेल थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लीजिए। और इसको क्या कहते हैं? इन्हीं के नाम पर भारत सचिव और वायसराय के नाम पर ही कह देते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कह देते हैं इसको। किसको? भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको कह देते हैं। अब इसके प्रावधान क्या थे? मूल रूप से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यहाँ से उदय हुआ। इसके अलावा विधायी परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। इसके अलावा निर्वाचन का सिद्धांत अब और अधिक स्पष्ट कर दिया गया और भारतीय भागीदारी यहाँ से और बढ़ाई गई। तो ये अपने आप में प्रावधान दिखाई देते हैं। अब इसके प्रावधानों को एक एक को मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व यहाँ से कर दिया गया। ये अपने आप में काफ़ी विवादास्पद बिंदु रहता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि अब क्या है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो मुसलमान ही उसमें वोट कर सकते थे, मुसलमान ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था। तो ये अपने आप में काफ़ी विवादास्पद था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कर दिया गया था कि इससे क्या है, एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति को एक तरह से और बढ़ाने का प्रयास किया गया। भारत में जो हिंदू और मुसलमान थे उनके मध्य में काफ़ी कुछ विवाद क्रिएट करने का अंग्रेजों ने प्रयास किया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। राइट टू नॉमिनेट मोर रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। धर्म के आधार पर पहली बार विधायी इकाइयों में सीटें रिजर्व कर दी गई। धर्म के आधार पर क्या किया गया? विधायी इकाइयों में सीटें भी रिजर्व की गई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति इस तरह से यहाँ पर दिखाई देती है भारत परिषद अधिनियम 1909 में। इसके अलावा विधायी परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के आकार में वृद्धि की गई। एनलार्ज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियली, दोनों स्तरों पर किया गया। इसके अलावा अब पहले मैंने आपको बताया था 1892 के अधिनियम में कि वहाँ पर क्या होता था, बजट पर चर्चा कर सकते थे और क्या था कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, चर्चा कर सकते थे बस जो है। लेकिन अब क्या है, चर्चा भी कर सकते थे, संकल्प भी रेजोल्यूशन भी ला सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे। अब क्या था, प्रश्न भी पूछ सकते थे। अब यहाँ से एक नई टेंडेंसी का उदय हुआ, भारतीयों ने प्रश्न करना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे, क्योंकि अब तो उनको एक तरह से अधिकार मिल गया ना, प्रश्न पूछने का अधिकार। तो जो भी भारतीय प्रतिनिधि होते थे काउंसिल में, तो वो क्या करते थे, भारतीय हितों के लिए यहाँ से प्रश्न उठाने लगे, प्रश्न पूछने लगे। सदस्यों को लोकहित के मुद्दे पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। द मेंबर्स गिवन राइट टू डिस्कस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण शक्ति थी जो दी गई थी और निर्वाचन का सिद्धांत और अधिक स्पष्ट कर दिया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। इसके अलावा स्थानीय सरकारें निर्वाचन मंडल का चुनाव करती थी। यह निर्वाचन मंडल प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों का चुनाव करते थे। यह प्रांतीय विधायिकाएं केंद्रीय विधायिकाओं में सदस्यों को चुनाव करती थी। तो केंद्रीय विधायिकाओं में सदस्य किस तरह से आते थे? स्थानीय सरकारें पहले क्या करती थी, निर्वाचन मंडल का चुनाव करती थी। निर्वाचन मंडल मतलब जो निर्वाचन करेंगे आगे, ऐसे सदस्यों का चुनाव करती थी। और यह जो निर्वाचन मंडल जिसका चुनाव किया जाता था वह क्या करते थे, प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों को चुनाव करते थे। जो प्रांतों के स्तर पर विधायिकाएं होती थी, उनके जो सदस्य होते थे उनका निर्वाचन करती थी। तो उनका जब ये निर्वाचन मंडल करते थे तो उसके बाद क्या करती थी, ये प्रांतीय विधायिकाएं केंद्रीय विधायिका में सदस्यों को चुनाव करती थी। तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी, कनेक्टेड ये प्रोसेस हुआ करती थी। तो अब देखिए, भारतीय भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की जाने लगी और यह एक भारतीय की जो नियुक्ति की जाती थी वह सत्येंद्र सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे। सत्येंद्र सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा भारतीय कार्यों के लिए भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय नामित किए जाने लगे। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की जाने लगी। सत्येंद्र सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे। इसके अलावा भारतीय कार्यों के लिए भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय भी नामित किए जाने लगे, 2 भारतीय नॉमिनेट किए जाने लगे। 2 Indians were nominated in the Secretaries of States Council of India Affairs। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 और इस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री? भारत के तो प्रधानमंत्री हुआ नहीं करते थे, तो कौन प्रधानमंत्री होंगे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज।
भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू, 1917 से 22 तक रहे थे। और इस समय पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 तक रहे थे। तो इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी रिफॉर्म भी कहते हैं, भारत सचिव और वायसराय के नाम पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म क्या था? रिफॉर्म तो बड़ी समस्या थी जिसको रिफॉर्म का नाम दिया गया था, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे करके संवैधानिक विकास हो रहा था, भारतीयों की मांगें मानी जा रही थी, कुछ न कुछ डिमांड कुछ ना कुछ छोटी से ही सही, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ अधिकार दिए जा रहे थे, जिसके माध्यम से धीरे धीरे हमने अपने संवैधानिक विकास को सुनिश्चित किया और आगे जाकर हमने एक तरह से स्वतंत्रता की आकांक्षाएं, अधिकारों की आकांक्षाएं, अपने देश की आकांक्षा एक तरह से भारतीयों में प्रबल हुई और तभी तो हमने और ज़्यादा संघर्ष किया और आखिरकार हम स्वतंत्रता को हमने ग्रहण किया, स्वतंत्रता को हमने प्राप्त किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 भी अपने आप में जीएस में, पॉलिटी में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में दोनों में ही पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका रहता है और प्रीलिम्स और मेंस में इसका एक बड़ी भूमिका है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में उदार निरंकुशतावाद का एक तरह से अंत कर दिया गया था। इसके अलावा भारत में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत यहाँ से की जाती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा द्वैध शासन की स्थापना हुई, प्रांतीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, पर दो प्रकार के विषय होते थे। प्रांतीय स्तर पर दो प्रकार की विषय या सूचियां हुआ करती थी। एक तो हस्तांतरित विषय हुआ करते थे जिन पर मंत्रियों की अधिकारता होती थी, हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों की अधिकारता रहती थी, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय सरकारें। तो यह एक तरह से मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में होते थे, लेकिन कुछ आरक्षित विषय होते थे। जैसे अभी क्या होता है कि कुछ जैसे अधिनियम विधेयक लाया गया तो राज्यपाल क्या करता है? रिजर्व कर लेता है ना उसे राष्ट्रपति के नाम पर। पहले भी गवर्नर रिजर्व कर लेता था, किसके नाम पर? वायसराय के नाम पर। तो आरक्षित विषय वायसराय या गवर्नर जनरल के पास अधिकार था। सैन्य, विदेश और संचार आदि होते थे, ये गवर्नर जनरल के एक तरह से विशेषाधिकार होते थे और इन पर मंत्री निर्णय नहीं लेते देते थे। तो एक तरह से आरक्षित विषय जो होते थे वह वायसराय या गवर्नर जनरल के पास अधिकारता होती थी, सैन्य, विदेश और संचार संबंधी। लेकिन हस्तांतरित विषय होते थे वह किसके पास होते थे? मंत्रियों की अधिकारता होती थी इस पर। ठीक है, क्लियर है आपका? तो यहाँ से एक तरह से आरक्षित विषय होते थे और हस्तांतरित विषय होते थे। हस्तांतरित विषय जो ये द्वैध शासन जो था वह प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन था, ना कि केंद्रीय स्तर पर, समझ लीजिएगा। ये प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन आया है शुरुआत में। इसके अलावा भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया था। भारत सचिव का वेतन किस पर आधारित किया गया, किस पर भारित किया गया? ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया। अर्थात अब जो इनका वेतन भत्ते जो भी थे वह ब्रिटिश राजस्व से प्रदान किए जाते थे, ब्रिटिश सरकार प्रदान करती थी। अब राजस्व तो एक तरह से भारत से ही आता था, तो घुमा फिरा के बातें वही थी शोषण करने की, लेकिन अब भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया था। क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी थे, भारतीय बुद्धिजीवी थे, उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि आखिरकार इनकी सैलरी, इनके वेतन भत्ते इतने जो भारी भरकम रहते हैं वह ब्रिटिश राजस्व से क्यों नहीं दिए जाते, भारतीय राजस्व से क्यों दिए जाते हैं? भारत का तो पहले ही शोषण हो रहा है और भारतीय राजस्व से कर रहे हैं, जबकि कार्य कर रहे हैं ब्रिटेन के लिए, तो ब्रिटेन को देना चाहिए। तो क्या किया गया? भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व पर भारित कर दिया गया था। और केंद्र में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था। निम्न सदन कार्यकाल इसका 3 वर्ष होता था, जिसमें 145 सदस्य, इसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे और 41 सदस्य वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे। इसके अलावा जो दूसरा जो सदन होता था वह होता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वह काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करती थी, कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता था और 60 सदस्य इसमें होते थे, जिसमें से 33 सदस्य निर्वाचित होते थे और 27 सदस्य वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे। आपको अगर इतना याद भी न रहे तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि 145 सदस्य होते थे, जिसमें कुछ निर्वाचित होते थे, कुछ नामित होते थे, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था उसमें 60 सदस्य होते थे, उसमें से कुछ सदस्य निर्वाचित और कुछ सदस्य वायसराय द्वारा नामित किए जाते थे। तो इस तरह से केंद्र में द्विसदनी विधायिका का जो प्रावधान किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो जाता है। इसके अलावा गवर्नर जनरल के परिषद के 6 सदस्यों में 3 भारतीयों का समावेश किया गया। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी तो उसमें 6 सदस्यों में से 3 भारतीय हो जाते थे। सोचिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात हो गई कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें से 6 में से 3 भारतीय हो गए। तो ये अपने आप में काफ़ी माइलस्टोन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा सांप्रदायिक महत्वों का विस्तार किया गया और सिख
यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया। इसमें किस किस को शामिल किया गया? सिखों को, यूरोपियों को और आंग्ल भारतीयों को शामिल किया गया। अब जो सांप्रदायिक एक तरह से प्रतिनिधित्व को और विस्तार दिया गया, सांप्रदायिक मुद्दों का एक तरह से और विस्तार किया गया। तो बजट को मतदान और गैर मतदान योग्य श्रेणियों में बांटा गया कि बजट के किस सेक्शन पर मतदान हो सकता है और किस सेक्शन पर मतदान नहीं हो सकता है, इन विषयों में बांटा गया। और पहले तो आप देखते थे कि बजट पर मतदान हो ही नहीं सकता था, पहले तो बजट पर मतदान हो ही नहीं सकता था, पूरक प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते थे। लेकिन 1909 के अधिनियम के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए और यहाँ पर क्या किया गया? बजट को मतदान और गैर मतदान योग्य श्रेणियों में बांटा गया। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो बजट को मतदान और गैर मतदान योग्य श्रेणियों में बांटा गया। और इसके अलावा क्या किया गया? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कर दिया गया। जो अभी आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, वह पहले लोक सेवा आयोग जो होता था तो उसकी स्थापना का यहाँ पर प्रावधान किया गया था 1919 में। लेकिन क्या है कि उस तरह से स्थापना नहीं हो पाई थी, मैं आपको बताऊंगा इसका भी। तो कहने का सेंस है जो फेडरल वगैरह बना था, फेडरल रूप में, वो तो बाद में बना था, लेकिन भारत में भी सिविल सेवा की परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाने लगी। सबसे पहले इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान यहाँ से कर दिया गया था। ओके, तो इस तरह से हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 देख लिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 देख लिया और इसके प्रमुख प्रावधान देख लिए हमने। अब देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आखिरकार क्या किया गया, उसके मुख्य प्रोविजन हम देख लेते हैं। एक तो डायरेक्टरी का ही पॉइंट पहले आ जाता है या द्वैध शासन का ही आ जाता है। तो प्रांतीय स्तर पर जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया। मैंने बताया था ना कि कुछ रिजर्व इशूज रहते थे और कुछ ट्रांसफर्ड इशूज रहते थे। तो जो रिजर्व इशू होते थे वह उस पर वायसराय का एक तरह से एकाधिकार रहता था और जो ट्रांसफर्ड विषय रहते थे वह उन पर क्या होते थे, जो मंत्री होते थे वह निर्णय लेते थे राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। तो एक तरह से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन था, प्रांतीय स्तर पर दो तरह का शासन होता था। कुछ तो ऐसे विषय रहते थे जिन पर वायसराय के लिए इशू रिजर्व ही किए जाते थे और कुछ ऐसे ऐसे इशू थे जिनको रिजर्व करना जरूरी नहीं था। तो उन पर क्या होते थे, मंत्री निर्णय ले लेते थे इस राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। केंद्रीय स्तर पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय अब डिवाइड किए गए। जो राज्य स्तर पर जो प्रांतीय जो शासन होता था, तो द्वैध शासन होता था प्रांत स्तर पर, उसको समाप्त कर दिया गया और अब क्या किया गया, केंद्रीय स्तर पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाए गए। तो क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका? 1935 का इंपॉर्टेंट प्रोविजन है डायरेक्टरी की बात तो पहले की जाने लगी थी 1919 के अधिनियम के द्वारा, जब प्रांत में द्वैध शासन किया गया था। लेकिन जो डायरेक्टरी अब प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन या डायरेक्टरी समाप्त कर दी गई थी और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया था, जहां पर केंद्रीय स्तर पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय हुआ करते थे। संघीय विधायिका अभी भी 2 सदनी होती थी। जो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनी विधायिका की बात की गई थी वह अभी भी जारी रही। जो राज्य परिषद होती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट होती थी, वह उच्च सदन कर दी गई और इसमें स्थायी इसका प्रोविजन कर दिया गया। संघीय सभा निम्न सदन होती थी और इसको अस्थायी ये सभा रहती थी। संघीय सभा जैसे अभी क्या है, लोकसभा क्या है, अस्थायी है, 5 सालों में चुनाव होता रहता है। लेकिन राज्यसभा में क्या है, निरंतरता रहती है। इसमें चुनाव, कुछ लोग जो है 2 वर्षों में रिटायर भी होते रहते हैं। इनका कार्यकाल तो हालांकि 6 वर्ष होता है, लेकिन 2-2 वर्षों में इस तरह से रोटेशन रखा गया है कि कुछ लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहे और होता रहे और कुछ नए लोग इसमें जुड़ते रहे। तो संघीय विधायिका द्विसदनी कर दी गई। राज्य परिषद उच्च सदन और संघीय सभा निम्न सदन होती थी। तो इसमें संघीय सभा होती थी, तो उसमें रियासत और ब्रिटिश प्रांत दोनों के ही प्रतिनिधि होते थे। और जो रियासत से आते थे वह राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाते थे और ब्रिटिश प्रांत के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। ब्रिटिश प्रांत के जो प्रतिनिधि होते थे वह प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। ये प्रोविजन मैंने आपको इसलिए पहले बताया डायरेक्टरी का, क्योंकि डायरेक्टरी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको क्या होता है कि प्रीलिम्स में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ का इसमें प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। जो रियासत के जो सदस्य होते थे,
तो उनको वो शामिल हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, विकल्प के रूप में इसको रखा गया था। तो यहाँ पर एक तरह से अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वह है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। हालांकि प्रांतीय स्वायत्तता का बाद में प्रोविजन स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रारंभ, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन या डायरेक्टरी का प्रोविजन कर दिया गया। अखिल भारतीय संघ का जो प्रोविजन था, जिसमें मैं देख रहा था अखिल भारतीय संघ का प्रावधान परंतु अस्तित्व में नहीं आ सका और व्यवस्था 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलती रही। प्रोविजन तो किया गया था कि अखिल भारतीय जो संघ होगा, लेकिन अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया परंतु अस्तित्व में नहीं आ सका और व्यवस्था क्या थी, 1919 के अधिनियम के अनुसार जो व्यवस्था होती थी उसी तरह से व्यवस्था चलती रही। प्रांतीय स्वायत्तता 1937 में अस्तित्व आ गई। जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी वह 1937 में अस्तित्व आई। इसके अलावा संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का भी प्रावधान कर दिया गया था। तो संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का जो प्रावधान दिखाई देता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से हमने भारत शासन अधिनियम को भी समझ लिया अच्छे से, संवैधानिक विकास को हमने अच्छे से समझ लिया, संवैधानिक विकास को समझ लिया हमने अच्छे से। और आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कि आगे के लेक्चर में आगे हम देखेंगे कि संविधान के निर्माण किस तरह से हुआ, इसके में संविधान के निर्माण में मील के पत्थर किस तरह से थे, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि इस तरह से आपको संवैधानिक विकास समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने देख लिया संवैधानिक विकास, वह संवैधानिक विकास क्राउन के शासन के अंतर्गत, और एक पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था जो क्राउन के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ, वह भी हमने देखा। तो इस तरह से संवैधानिक विकास किस तरह से हुए और कौन कौन से कंसेप्ट उभर कर आए, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। यह कॉन्सेप्ट आपको आगे, आप जब संविधान का निर्माण हम देख रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे, और आगे के लेक्चर में जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कई कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।